Hello, my dear students. Let us start fun with accounts. First of all, एक बात आप याद रखिए, अकाउंट्स आपका सबसे इजी सब्जेक्ट है. अकाउंट्स अगर आप मेरे बताए गए वे से, मेरे बताए गए मेथड से अगर आप पढ़ेंगे, बिलीव मी, no one can stop you from getting at least 90% marks. So let us start with our chapter basic terms in accounting. First term is entity. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम समझते हैं व्हाट इज एंटिटी. एंटिटी मीन्स एनी यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब जब हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी की, क्या मतलब है उसका? इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हम पैसा कमा सके. पैसा कमा सके तो पैसा तो चोर भी कमा लेता है, पैसा तो रॉबर्ट्स भी कमा लेते हैं, पैसा तो कोई बैगर भी कमा लेता है. तो क्या वो एंटिटी में इंक्लूड होगा? आंसर इज नो. व्हाई नो? बिकॉज एंटिटी के लिए एक और कंडीशन है, इट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड अंडर लॉ. कोई भी रॉबर है, कोई भी थीफ है, कोई भी बैगर है, उसे लॉ के अंडर में एस्टैब्लिश नहीं किया जाता. तो इसलिए हम उसे एंटिटी में इंक्लूड नहीं कर सकते. तो एंटिटी में हम उसे इंक्लूड करेंगे कोई भी यूनिट जो कि पैसा तो कमा रहा है लेकिन लीगल तरीके से कमा रहा है, वो लॉ के अंडर एस्टैब्लिश्ड है और तब वो ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे कि वो मनी अर्न कर रहा है. फॉर एग्जांपल रिलायंस, टाटा, बिरला और बाकी जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं, एक छोटे से छोटा दुकानदार भी क्योंकि वो लीगल तरीके से पैसा कमा रहा है, उसे हम एंटिटी की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट, अब एंटिटी में आता क्या है? एंटिटी में पार्टनरशिप आती है, कंपनीज आती हैं, प्रोप्राइटरशिप आती है. आपका 11th का कोर्स अभी अकाउंट्स का कवर करेगा प्रोप्राइटरशिप. पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स के लिए हम 12th में देखेंगे. प्रोप्राइटरशिप, कोई भी दुकानदार जो अकेला बिजनेस चला रहा है, जैसे कि हम देखते हैं गली मोहल्ले में नुक्कड़ पे कोई छोटी शॉप है, कोई टेलर है, कोई किराने की शॉप है, ये सब किसमें इंक्लूड होते हैं? ये सब इंक्लूड होते हैं प्रोप्राइटरशिप में. तो अकाउंटिंग सिस्टम वो जो डिवाइस किया जाता है, वो किसके लिए डिवाइस किया जाता है? क्या प्रोप्राइटर के लिए डिवाइस होता है? शॉपकीपर के लिए डिवाइस होता है? उस शॉप का जो मालिक है उसके लिए डिवाइस होता है? आंसर इज नो. तो अकाउंटिंग सिस्टम जो डिवाइस किया जाता है वो शॉप के लिए डिवाइस किया जाता है, वो प्रोप्राइटरशिप के लिए डिवाइस किया जाता है. मतलब कि वो डिवाइस किया जाता है दुकान के लिए, शॉप के लिए, ना कि दुकानदार या शॉपकीपर के लिए. तो ये थी हमारी बेसिक डेफिनेशन. अब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टर्म इन अकाउंटिंग. सो नेक्स्ट टर्म इन अकाउंटिंग इज प्रोप्राइटर. प्रोप्राइटर कौन है? अगर हम इसे सीधी सी लैंग्वेज में समझे, प्रोप्राइटर मींस मालिक. कोई भी शॉप का मालिक, कोई भी कंपनी का मालिक, कोई भी पार्टनरशिप का मालिक, ओनर, जो कि इन्वेस्टमेंट करता है और सारे के सारे रिस्क भी उठाता है, उसे हम बोलते हैं प्रोप्राइटर. कम टू नेक्स्ट डेफिनेशन. नेक्स्ट डेफिनेशन इज ट्रांजैक्शन. और वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. ट्रांजैक्शन है क्या? ट्रांजैक्शन सबसे पहले समझे, ट्रांजैक्शन कोई भी इवेंट. इवेंट कौन सी? फाइनेंशियल इवेंट. फाइनेंशियल इवेंट मींस विच इज अंडरटेकन इन मनी और मनी वर्थ. कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसी इवेंट जिसके लिए पैसे का लेन देन होता है, उसे हम इंक्लूड करते हैं ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में. अगेन, इट शुड बी बिटवीन टू और मोर एंटिटीज. दो या उससे ज्यादा लोग आपस में किसी भी तरह का पैसे का लेन देन करते हैं या कोई भी ऐसी इवेंट में एंटर होते हैं जिसमें फ्यूचर में पैसे का लेन देन हो सकता है, उसे हम इंक्लूड करते हैं ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में. नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन इट मस्ट ब्रिंग चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन. आपने मुझे 100 रुपए दिए, मैंने आपको 100 रुपए दिए, इससे ना तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई और ना ही मेरी, इसलिए ये ट्रांजैक्शन में इंक्लूड नहीं होगा. मीन टू से किसी भी ऐसी इवेंट जिससे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आए, उसे हम इंक्लूड करते हैं ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में. फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे असेट्स, हमारी लायबिलिटीज, हमारी कैपिटल में किसी भी तरह का कोई भी चेंज होगा तो वो आ जाएगा ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में. अब बात करें ट्रांजैक्शन, इट कैन बी कैश ट्रांजैक्शन और इट कैन बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. कैश ट्रांजैक्शन, हम किसी किराने की शॉप पे गए, हमने उसे पेमेंट किया और साथ में हमने सामान ले लिया, उसी टाइम कैश का लेन देन हो गया. मैंने उसे कैश दिया, उसने मुझे गुड्स दे दिए, तो ये हो गया कैश ट्रांजैक्शन. क्रेडिट ट्रांजैक्शन मींस जब पैसे का लेन देन फ्यूचर में होना हो तो हम उसे बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन. मैंने शॉपकीपर से सामान लिया और मैंने उसे कहा कि 10 डेज के बाद पेमेंट करूंगा, ये हुई क्रेडिट ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन कोई भी ऐसी इवेंट
जिसका इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में आता हो, तो ऐसी इवेंट को हम ट्रांजैक्शन में इंक्लूड करते हैं। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, इसे हम आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन इट इंक्लूड्स ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रांजैक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर और एक्सचेंज इंक्लूड होता है, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। फर्दर, ट्रांजैक्शन इट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। अब ये इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या है और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन क्या है? एक्सटर्नल से तो पता चल रहा है, कोई बाहर वाली पार्टी जिसके साथ हम पैसों का लेन देन करें तो वो एक्सटर्नल में इंक्लूड होगा। लेकिन इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या है, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे। हमारा एक चैप्टर है डेप्रिसिएशन का। असेट्स में डेप्रिसिएशन लगता है, क्योंकि ये कंपनी के अंदर ही जो असेट्स हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर ही जो असेट्स हैं, उससे रिलेटेड एक इवेंट है, तो इसलिए हम इसे नाम देते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन का। तो ये हमारी कंप्लीट हुई डेफिनेशन प्रोप्राइटर और ट्रांजैक्शन की। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? नेक्स्ट डेफिनेशन है अकाउंट। अब अकाउंट्स में अकाउंट क्या होता है ये समझते हैं। अकाउंट का मतलब एक हम बहुत ही रूटीन लाइफ में यूज करते हैं वर्ड, खाता। ये है क्या? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने किसी फ्रेंड को कुछ पैसे उधार दिए, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज दिए, तो अब मैं अपनी नोटबुक में उसका एक अकाउंट मेंटेन कर लूंगा, एक खाता मेंटेन कर लूंगा। उसमें मैं नोट कर लूंगा, आज डेट डालूंगा, इस डेट पे मैंने उसे इतने पैसे जो है उधार दिए, लोन दिया। जब वो मुझे रिटर्न करेगा कुछ अमाउंट, मैं फिर नोट कर लूंगा इस डेट पे उसने फॉर एग्जांपल 10,000 में से मुझे 2,000 रुपीज रिटर्न कर दिए। मैं लिख लूंगा उसके आगे 2,000 रुपीज रिटर्न, बैलेंस कितना? बैलेंस रह गया 8,000। फिर उसने थोड़े दिन बाद मुझे कुछ और अमाउंट रिटर्न किया, मैं फिर उसे नोट करूंगा और फिर उसके नीचे माइनस करके बैलेंस लिख दूंगा। दिस इज कॉल्ड अकाउंट। तो अकाउंट है क्या? इट इज समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस। एक ही जगह पे एक ही पार्टी से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन आप जहां रिकॉर्ड करते हो, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। नेक्स्ट, इट रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। अकाउंट में हम अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करते ही हैं, साथ ही साथ उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा असेट्स में, लायबिलिटीज में, कैपिटल में, और उस इफेक्ट की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, ये भी साथ के साथ रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ गुड्स, कैश एंड क्रेडिट, इट इज शोन इन परचेज अकाउंट। अब अकाउंट जब हम मेंटेन करते हैं तो हर हेड का एक हम पर्टिकुलर अकाउंट मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कहीं से कुछ परचेज किया, उसके लिए हम अकाउंट बनाएंगे परचेज अकाउंट, और उसमें परचेज से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन होंगी। कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज है, किस पार्टी से परचेज किया, everything related to that particular purchase is recorded in purchase account. Come to next definition. Next definition is, for example, is sales. अब sales क्या है? हम रूटीन लाइफ में एक चीज ऑब्जर्व करते हैं। हमारे फादर जब भी शॉप से आते हैं तो हमारी मदर उनसे पूछ लेती है आज की सेल कितनी रही। तो इसका मतलब क्या है? सेल का मतलब इट इज रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज डेल्ट बाय फर्म। अब इसमें हम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रेवेन्यू उस गुड्स और सर्विसेज से आना चाहिए जो कि फर्म डील करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, फॉर एग्जाम्पल मेरी अगर मोबाइल की शॉप है, तो मोबाइल बेचकर मैं कितना पैसा कमाता हूं, दैट विल बी सेल। साथ के साथ, फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल के साथ मैंने कुछ स्क्रैप वगैरह भी बेच के कुछ पैसा कमाया, दैट विल नॉट बी काउंटेड अंडर सेल। तो मेरी जिस चीज की शॉप है, जिस चीज की मेरी फर्म है, जिस चीज का मेरा बिजनेस है, वो बेचकर मैं जो पैसा कमाता हूं, दैट इज कॉल्ड सेल। इट कैन बी अ कैश सेल और इट कैन बी अ क्रेडिट सेल। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, कैश सेल्स, पेमेंट अगर इमीडिएट हो, दैट विल बी कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। तो इन दिस केस, अगर हाथ के हाथ पैसे का लेन देन हो गया, दैट विल बी कैश सेल। अगर पेमेंट फ्यूचर में होनी है, दैट विल बी काउंटेड एज क्रेडिट सेल। नेक्स्ट, अब भैया सेल हुई है तो हो सकता है हमने जितने मोबाइल बेचे हैं, जितने हमने गुड्स बेचे हैं, फॉर एग्जांपल मेरी अगर मोबाइल की शॉप है, मैंने फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर डे में 20 मोबाइल सेल किए। हो सकता है किसी मोबाइल में कोई डिफेक्ट आ गया, कस्टमर को पसंद नहीं आया, तो कस्टमर उसे वापस करने के लिए मेरे शॉप पे आया, दैट विल बी कॉल्ड अवर नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज सेल्स रिटर्न। कस्टमर को कोई सामान पसंद नहीं आया, या उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, या उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत आई, या वो चेंज कराना चाहता है, तो हमें जो है वो प्रोडक्ट हमें रिटर्न करेगा, दैट विल बी कॉल्ड सेल्स रिटर्न। इट इज गुड्स रिटर्न बाय बायर। इसका
Another name of sale return is return inward. Very important term, return inward. Goods मेरे पास रिटर्न आ रहे हैं, शॉप के पास इन हो रहे हैं वापस, इसलिए हम इसे नाम देते हैं रिटर्न इनवर्ड्स. नेक्स्ट डेफिनेशन हम आगे देखते हैं. फ्रेंड्स, लेट अस प्रोसीड फर्दर. When we proceed further, you will observe the topic becomes more and more interesting. Our next definition is assets. Assets क्या है? These are the properties and economic resources owned by enterprise that can be expressed in monetary terms. तो जैसा कि इस कंडीशन से हमें पता चल रहा है, assets क्या है? प्रॉपर्टीज है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, owned by enterprise. एंटरप्राइज का उनके ऊपर मालिकाना हक होना चाहिए, उसकी ओनरशिप होनी ज़रूरी है. दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, और उसकी कुछ ना कुछ मनी वर्थ, उसकी मॉनेटरी वैल्यू साथ में ज़रूर होनी चाहिए. कोई असेट ऐसा है जो कि बहुत पुराना है, 18-20 ईयर्स पुराना है, वो असेट हमारे पास तो है लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसकी कोई मॉनेटरी वर्थ नहीं है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज असेट. नेक्स्ट कंडीशन देखें. एनीथिंग विच अनेबल्स द फर्म टू गेट कैश और इकोनॉमिक बेनिफिट. कोई भी ऐसी चीज़ जिससे फर्म को किसी भी तरह का कोई भी कैश बेनिफिट, कोई मॉनेटरी बेनिफिट फर्म के पास अवेलेबल हो, तो वो असेट्स की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा. बेनिफिट इन फ्यूचर, एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश, बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा. तो लैंड एंड बिल्डिंग जहाँ पे फर्म की शॉप है, जहाँ पे फर्म का ऑफिस है, जहाँ पे फर्म की फैक्ट्री है, फर्म के पास प्लांट एंड मशीनरी है जिसपे प्रोडक्शन होती है गुड्स की, फर्म के पास फर्नीचर है, कैश है, बैंक है, these all comes under the definition of assets. Next, assets can be classified as first, it is fixed asset. अब fixed asset क्या होते हैं आगे हम चेक करेंगे, और डेफिनेट इसकी क्लासिफिकेशन में करंट असेट्स आएंगे एंड फिक्टिशियस असेट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस फिक्स्ड असेट्स. फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड असेट दीज आर हेल्ड बाय बिजनेस नॉट फॉर रीसेल. अब फर्म के पास वो असेट है, वो बेचने के लिए नहीं है, उसे हम फिक्स असेट्स की कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे. फॉर एग्जांपल मेरी मोबाइल शॉप है, मोबाइल शॉप है और मेरे पास अलग अलग कंपनीज के मोबाइल्स हैं, वो मोबाइल्स मैंने सेल करने के लिए रखे हुए हैं. तो वो जो मोबाइल है दैट इज गुड्स फॉर मी, इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ करंट असेट्स, इट विल नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फिक्स असेट. क्योंकि फिक्स असेट की डेफिनेशन क्या कह रही है? फिक्स असेट्स की डेफिनेशन कह रही है वो असेट्स विच आर नॉट फॉर रीसेल. और अगर मेरी मोबाइल की शॉप है, मोबाइल मैंने बेचने के लिए रखे हुए हैं, दैट इज मेंट फॉर रीसेल, तो वो फिक्स असेट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, वो आ जाएंगे करंट असेट्स की डेफिनेशन में, जो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. और फिक्स असेट्स में क्या होता है? फिक्स असेट दे आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट और बिजनेस ऑपरेशंस. अब देखिए फिक्स असेट्स क्या? फिक्स असेट्स या तो मैंने उन्हें इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपने पास रखा हुआ है. इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है? एक ऐसा एसेट, फॉर एग्जांपल मैंने लैंड खरीदा, क्या सोच के खरीदा कि आज से 8, 10, 15 साल बाद जब मैं लैंड को बेचूंगा उसकी वैल्यू डबल ट्रिपल हो जाएगी. तो दैट मीन्स वो मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ है, उसे मैंने होल्ड करना है मोर देन 1 ईयर. सेकेंड इज इट इज हेल्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशन. बिजनेस ऑपरेशन, अपने बिजनेस को चलाने के लिए मैं वो असेट को जो है होल्ड कर रहा हूँ, देन इट विल बी कैटेगराइज्ड एज फिक्स्ड असेट. बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस में मेरे पास मेरी शॉप पे फर्नीचर है, शोकेस है, कस्टमर्स के बैठने के लिए सोफा सेट रखा है, कंप्यूटर्स है, प्रिंटर्स है, एयर कंडीशन है, दीज ऑल आर कैटेगराइज्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड असेट. मशीन्स हैं जिनमें गुड्स का प्रोडक्शन होता है, तो ये सब क्या है? ये सब बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए असेट्स जो मैं यूज करता हूँ, उनकी कैटेगरी फिक्स असेट में आती है. नेक्स्ट, देयर बेनिफिट इज अवेलेबल फॉर मोर देन 1 ईयर. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो असेट्स जिनका बेनिफिट मुझे 1 से ज़्यादा ईयर्स के लिए अवेलेबल होता है, दैट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर फिक्स्ड असेट डेफिनेशन. अब जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल मेरा एक ऑफिस है, मेरी एक शॉप है, वहाँ पे मैंने एयर कंडीशन लगाया है, डेफिनेटली इट विल बी यूज फॉर मोर देन 1 ईयर. वहाँ पे फर्नीचर है, वहाँ पे शोकेस है, वहाँ पे कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, दीज ऑल आर असेट्स विच विल बी यूज फॉर मोर देन 1 ईयर. तो 1 साल से ज़्यादा के लिए मेरे पास जो है इनका बेनिफिट अवेलेबल होगा, इसलिए मैं उनको कैटेगराइज करूंगा अंडर द डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड असेट. अब इसकी एग्जाम्पल में अगर हम डेफिनेशन में देखें, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सब मेरे पास जो है 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए मेरे पास रहते हैं, इसलिए मैं इनको कैटेगरी में, फिक्स असेट की कैटेगरी में रखेंगे. कैश है, बैंक है, और कैश और बैंक मेरे पास 1 साल से ज्यादा नहीं रहता, मीन टू से 1 साल के अंदर वो कई बार चेंज होता रहेगा उसका अमाउंट, इसलिए हम उसकी कैटेगरी रखेंगे करंट असेट्स की, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, फिक्स असेट में हमारे पास 2 टाइप के असेट्स हैं.
वन इज टेंजिबल फिक्स एसेट, अनदर इज इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। नाम से पता लग रहा है, शायद आप लोगों ने पहले भी जो है ये वर्ड्स सुन रखे होंगे। टेंजिबल का मतलब विच हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस, विच कैन बी सीन एंड टच, एंड इसके एग्जांपल्स हैं प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, लैपटॉप, एयर कंडीशन, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, ये सबको मैं देख सकता हूँ, सबको मैं टच कर सकता हूँ, सबकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो इनकी कैटेगरी रहेगी टेंजिबल फिक्स एसेट्स की। फिक्स एसेट्स में एक और कैटेगरी है, दैट इज इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। कुछ ऐसे भी एसेट्स होते हैं जिनको मैं देख नहीं सकता, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। क्या ऐसे भी कोई एसेट्स होते हैं? वेरी स्ट्रेंज। हाँ, बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से एसेट्स हैं? फॉर एग्जाम्पल पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ये सब ऐसे एसेट्स हैं जो मुझे 1 साल से ऊपर बेनिफिट, 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए मुझे बेनिफिट देते हैं, और ये फर्म्स के असेट्स में कैटेगराइज होते हैं। क्योंकि वो 1 ईयर से ज़्यादा मेरे पास अवेलेबल है, इसलिए मैं उन्हें फिक्स असेट की कैटेगरी में रखता हूँ। और उनको, क्योंकि मैं उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उन्हें मैं देख नहीं सकता, उन्हें टच नहीं कर सकता, तो वो इनटेंजिबल फिक्स असेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब गुडविल क्या है भाई? Goodwill is a brand. It is a reputation attached to a company. It is a reputation attached to a firm, which enables the firm to get benefits over a longer period of time. For example, एक ब्रांड है हल्दीराम, उस ब्रांड के साथ एक रेपुटेशन अटैच है, उस ब्रांड के साथ एक क्वालिटी अटैच है, जिसकी वजह से लोग जो है हल्दीराम का प्रोडक्ट लेना प्रेफर करते हैं, किसी लोकल ब्रांड का नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है हल्दीराम एक नाम है, एक ब्रांड है। और जाहिर सी बात है, वो जो नाम, वो जो ब्रांड है, दैट इज गुडविल। वो नाम क्या उसने एक ही दिन में बना लिया? नहीं, वो नाम बना है 8, 10, 15, 20, 25 साल की मेहनत से। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया, उसने अपना ब्रांड नेम बिल्ड किया, उसने अपनी गुडविल मार्केट में क्रिएट की, और उस गुडविल का ये बेनिफिट है कि आने वाले कई सालों के लिए उसके पास जो है उस चीज़ का बेनिफिट अवेलेबल रहेगा, उसका फर्म ग्रो करेगा, उसकी सेल्स ग्रो करेगी, इसलिए उसे हम कैटेगरी में लेंगे इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। पेटेंट हमने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, हमने कोई एक पर्टिकुलर अलग से प्रोडक्ट बनाया, तो हम उसका पेटेंट करा लेते हैं ताकि उसकी कोई कॉपी ना कर पाए, उसके जैसा कोई और प्रोडक्ट मार्केट में ना लॉन्च कर पाए। उसका फायदा हमें क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि हमारे प्रोडक्ट की मोनोपोली होगी और मार्केट में सिर्फ हमारे प्रोडक्ट की ही डिमांड होगी। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसा केस होगा तो उस केस में हमें उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हमने ये देखा, ये है कैटेगरी। सो स्टूडेंट्स, वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड असेट। नाउ कम टू करंट असेट्स। करंट असेट्स, अब ये करंट असेट्स क्या है? करंट असेट्स दोज असेट्स व्हिच आर मेंट फॉर रीसेल। अभी हमने एग्जांपल दिया था मोबाइल शॉप का, तो मोबाइल शॉप पे जहां मैंने मोबाइल रखे हुए हैं फॉर सेल टू द कस्टमर, दैट इज दे आर मेंट फॉर रीसेल, दे विल बी कैटेगराइज्ड अंडर द हेडिंग करंट असेट्स। अगेन, जो मोबाइल मैंने सेल करने के लिए, कस्टमर को सेल करने के लिए अपनी शॉप पे रखे हुए हैं, जाहिर सी बात है वो जो असेट्स है उसका बेनिफिट इट विल बी अवेलेबल टिल 1 ईयर। ऐसे असेट्स जो कि मेरे करंट असेट्स की कैटेगरी में है, उनका बेनिफिट मुझे 1 साल तक अवेलेबल रहता है। जबकि फिक्स असेट में हमने चेक किया था कि बेनिफिट जो अवेलेबल है दैट इज फॉर मोर देन 1 ईयर। तो 1 साल तक जो असेट्स मैं अपने पास रखता हूं, इट विल बी कैटेगराइज्ड एट करंट असेट्स। 1 साल से ज्यादा असेट्स में जो यूज करता हूं, दैट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर फिक्स्ड असेट। अब इसके एग्जांपल्स क्या है? इसके एग्जांपल्स फॉर एग्जांपल कैश, बैंक, डेटर्स। डेटर्स की डेफिनेशन हम आगे देखेंगे, डेटर्स की डेफिनेशन क्या है। अब आप कहोगे कैश और बैंक तो हमेशा ही हमारे पास रहता है, कैश और बैंक तो 1 साल से ज्यादा हम होल्ड करते हैं। दैट इज ट्रू, कैश और बैंक हम 1 साल से ज्यादा होल्ड जरूर करते हैं, लेकिन उसका अमाउंट जो है वो दिन में डेली बेसिस पे 10 बार ऊपर नीचे होता है, 10 बार चेंज होता है, तो उनकी वैल्यू सेम नहीं रहती। आज मेरे पास 10,000 कैश है, हो सकता है नेक्स्ट डे मेरे पास सिर्फ 5,000 कैश हो या 2,000 हो, और इट मे बी मोर देन 50,000। उसका क्योंकि बैलेंस डेली बेसिस पे चेंज होता है, तो हम ये कहेंगे वो जो सेम अमाउंट ऑफ कैश है वो मेरे पास सिर्फ इट इज अवेलेबल टिल 1 ईयर। 1 साल से कम पीरियड के लिए मेरे पास उतना कैश अवेलेबल रहता है, तो इसलिए इसकी कैटेगरी करंट असेट्स में आती है। सिमिलरली विद द बैंक बैलेंस। नाउ कम टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फिक्टिशियस असेट्स। अरे भाई, फिक्टिशियस असेट्स क्या वाला है? फिक्टिशियस असेट्स नाम से पता लग रहा है, फिक्टिशियस मतलब सिर्फ दिखावे के असेट्स हैं, वो असेट्स जो एक्चुअल में असेट्स नहीं है, लेकिन हम फिर भी उनको असेट्स की कैटेगरी में लेकर आ रहे हैं। क्या ऐसे भी कोई असेट्स होते हैं? इट इज वेरी स्ट्रेंज। हाँ दोस्तों, ऐसे भी असेट्स होते हैं जिन्हें सिर्फ हम कहते हैं दिखावे के असेट्स हैं, फिक्टिशियस है, एक्चुअल में उनकी कोई
एग्जिस्टेंस नहीं है पर फिर भी वो असेट्स होते हैं। अभी हम चेक करते हैं ऐसे कौन से असेट्स हैं। दीज असेट्स आर एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और उसके कोई बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं होते, सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल्स हैं। वो क्या है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये होते क्या बताया भाई? लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड बट इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। अब इसको समझने के लिए आपको मैं बहुत एक ऐसा एग्जांपल बताता हूं जो आप सच में उसको रियलाइज करेंगे, हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही है। अब आप देखिए, हम डेली यूज में एक प्रोडक्ट नूडल्स यूज करते हैं, वो क्या है? मैगी। ये हम सब बच्चों का बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है जिसे हम रोज इस्तेमाल, अदरवाइज 1-2 दिन छोड़कर जो है हम इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है ये मैगी, ये प्रोडक्ट क्या एक ही दिन में इतना पॉपुलर हो गया? नहीं मेरे भाई, इसको पॉपुलर होने के लिए 10 साल 20 साल नहीं, इसको पॉपुलर होने के लिए 30 साल 35 साल 40 साल तक लगे हैं। और उस टाइम पे जब आज से करीब 40 साल पहले, 35 साल 40 साल पहले, जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे नेस्ले कंपनी जिसने प्रोडक्ट लॉन्च किया था, उसने उस टाइम हो सकता है उसकी एडवर्टाइजमेंट में फॉर एग्जांपल 100 करोड़ रुपीस खर्च किए हों। लेकिन क्योंकि ये उस टाइम पे, आज से 35-40 इयर्स पहले, ये उस टाइम पे बिल्कुल नया प्रोडक्ट था, तो उस टाइम पे उसकी सेल इतनी तो थी नहीं जितनी आज के टाइम पे है। तो उस टाइम पे कंपनी ने खर्चा तो कर दिया 100 करोड़ का उसकी एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन क्या उस 100 करोड़ रुपीस को वो रिकवर कर पाई इतना जल्दी? नहीं मेरे भाई, वो रिकवर नहीं कर पाई उसे। मतलब अगर आपने किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट में 100 करोड़ रुपीस का खर्चा कर दिया, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी, और उसके बाद आप तब जाके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 इयर्स 12 इयर्स 15 इयर्स तक, तब आपका ये 100 करोड़ रुपीस आप रिकवर कर पाओगे और तब आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। लेकिन अगर 100 करोड़ रुपीस कंपनी उसी टाइम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देती, तो उसके पास लॉस की फिगर ही नजर आती 100 करोड़ की, उस टाइम उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का बट्टा बैठ जाता। तो कंपनी ने क्या सोचा? उसने सोचा ये 100 करोड़ है तो उसका बेनिफिट मुझे आने वाले 10 सालों तक अवेलेबल रहेगा, फॉर एग्जांपल। तो उसने क्या किया? 100 करोड़ को डिवाइड कर दिया 10 इयर्स, या जितने भी साल तक वो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है उसका बेनिफिट मिलेगा। इससे क्या होगा? 10 इयर्स पे उसने जब इसको डिवाइड कर दिया, या फॉर एग्जांपल 20 इयर्स, तो एवरी ईयर वो अपना लॉस कितना दिखाएगी? एवरी ईयर वो अपना लॉस दिखाएगी 5 करोड़। 100 डिवाइडेड बाय 20, 5 करोड़। तो इससे क्या होगा? उसका जो बैलेंस शीट की फिगर है, उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फिगर है, वो 100 करोड़ का लॉस नहीं दिखाएगा, वो लॉस दिखाएगा सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ का। तो अब 100 करोड़ जो है उसने खर्च कर दिए हैं, 5 करोड़ वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेगा। तो इसका मतलब ये जो 95 करोड़ का बैलेंस है, ये बैलेंस वो आने वाले बाकी जो 19 इयर्स है उसमें शो करेगा। तो इसलिए ये जो 95 करोड़ है, इसका फायदा आने वाले 19 सालों तक, 20 सालों तक मिलने वाला है। क्योंकि इसका बेनिफिट हमें आने वाले टाइम में मिलेगा, इसलिए हम उसे कहते हैं असेट की डेफिनेशन में लेकर आते हैं। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ दिखावे के असेट्स हैं, ये तो ऑलरेडी ऐसा खर्चा है जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, इसलिए हम उसे नाम देते हैं फिक्टिशियस असेट्स का। So from this, the definition of assets has been complete. We have seen the case study of Maggie. We can see another case study of mobile phone sector, Oppo, Vivo, MI. आपको क्या लगता है, क्या ये मोबाइल एक ही दिन में इतने सक्सेसफुल हो गए, या 1 साल में, या 2 साल में, या 5 साल में? नहीं मेरे भाई, इनको सक्सेसफुल होने के लिए, इनको एक ब्रांड बनने के लिए बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट की गई थी। आज से 8-10 साल पहले इतनी एडवर्टीजमेंट कर दी गई कि लोगों के माइंड में ये मोबाइल फोन्स जो है, इनकी एक ब्रांड इनका इस्टेब्लिश हो गया। और आज उसी चीज का नतीजा है कि आज बिना एडवर्टीजमेंट के भी ये मोबाइल्स आराम से मार्केट में बिक जाते हैं। तो कंपनी ने ऑलरेडी इनके ऊपर जो है करोड़ ऑफ एडवर्टीजमेंट पे इन पे खर्चा किया था, आज से 8-10 साल पहले खर्चा किया था। इट इज सेम द केस ऑफ फिक्टिशियस असेट, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाम से पता चल रहा है डेफर्ड, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जिनको कंपनी ने डेफर कर दिया। जैसा कि हमने देखा 100 करोड़ अगर मैगी कंपनी ने एक सिंगल ईयर में स्पेंड किए थे, कंपनी ने एस्टिमेट किया कि 20 इयर्स में हमें जो है उस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट मिलेगा, तो कंपनी ने उस पर्टिकुलर ईयर में 5 करोड़ रुपीस अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किए, और बाकी के जो है 95 करोड़ कंपनी ने डेफर कर दिए। डेफर मींस आगे की तरफ उसे शिफ्ट कर दिया, इसलिए ये कैटेगरी बन जाती है फिक्टिशियस एसेट्स की। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड पार्ट फर्स्ट ऑफ बेसिक टर्म्स. We will continue rest of the definitions in the part 2. Thank you.